हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज संडे है और संडे को कोई भी एडिटोरियल द हिंदू में नहीं आता है। तो इस वजह से हफ्ते में अगर कोई बचा हुआ रहता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, या मान लीजिए आज को पीआईबी का इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, इंडियन एक्सप्रेस का या कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम उसको कवर करते हैं आज के दिन। तो ये आप टेंशन मत लीजिए कि कवर होगा कि नहीं होगा करंट अफेयर। मान लीजिए किसी दिन कोई आर्टिकल छूट गया तो आप उसके लेकर के टेंशन में ना रखिए, आर्टिकल आज कवर नहीं हुआ, कैसे होगा, क्या होगा। वो संडे में हम उसको मिला जुला के कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका करंट अफेयर कवर कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और इस वीडियो में करंट और उसका जो भी स्टैटिक पोर्शन होता है उसको दोनों को मिला करके कवर किया जाता है, सिर्फ करंट नहीं कवर किया जाता है, यानी करंट प्लस स्टैटिक आपका दोनों कवर हो जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। बात की जा रही है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में। ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार की एक विशेष बात यह है कि इस बार जो इसकी कोई थीम नहीं रखी गई है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि सर थीम कहाँ गई। तो इस बार कोई थीम नहीं रखी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जाहिर सी बात है, कोई भी दिवस मनाते हैं तो किसके बारे में, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो इसका भी उद्देश्य यही है कि बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने और उनका जो प्राकृतिक आवास है उसको बचाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। यहाँ पे आज ही के न्यूज़पेपर में द हिंदू में ये दिया गया था, कुछ डेटा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो बाघों की संख्या है वो बढ़ी है। आप देखेंगे इसको 2006 में कितना थी? तो 1411 थी। 2010 में कितना हो गया? तो 1706 हो गई। इस तरीके से आप देखेंगे 2022 में कितने बाघ हो गए इंडिया में? तो 3682 बाघ हैं इंडिया में। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो भारत है उसमें बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आप देखेंगे 2018 में कितने बाघ थे भारत में? तो 2967 थे। 2022 में कितने हो गए? तो 3682 हो गए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अधिकांश बड़ी बिल्लियां हैं। अब बड़ी बिल्लियों से तात्पर्य ये नहीं कि जो आपके घर में बिल्ली आती है उसकी कोई बड़ी प्रजाति पाई जाती है। बड़ी बिल्लियों से तात्पर्य क्या है? टाइगर से, यानी बाघ को ही बिग कैट कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा क्या बताया जाए तो पिछले दशक में वृद्धि भी देखी गई। जैसे कि आप देखेंगे 2014 में 2226 बाघ रिपोर्ट किए गए थे, जबकि 2010 में कितने थे? तो 1706 थे। इस वजह से आप देखेंगे कि 2014 में इनकी संख्या बढ़ गई। 2022 में बाघों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे? तो 785। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। उसके अलावा फिर कहाँ पे? तो कर्नाटक 563, और उसके अलावा उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। कितनी संख्या पाई गई मध्य प्रदेश में बाघों की? तो 785। कथित तौर पर लगभग एक चौथाई बाघ संरक्षित क्षेत्रों से बाहर थे। बाघों की सबसे अधिक संख्या वाले अभ्यारण्य में कौन सा आता है? तो उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, इसका नया नाम क्या रख दिया गया है तो आप लोग बताएंगे। इस वजह से इसका पुराना नाम रखा गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका नया नाम क्या रखा गया है। तो यहाँ पे सबसे अधिक बाघों की संख्या पाई गई है किसी अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत। अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो सबसे अधिक संख्या कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर नेशनल पार्क या अभ्यारण्य या संरक्षित क्षेत्र में देखेंगे तो उसके हिसाब से सबसे अधिक एक संरक्षित क्षेत्र में सबसे अधिक बाघ कहाँ पे पाएगा? तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। उसके बाद किसका नंबर आता है? तो उसके बाद आता है बादीपुर का, उसके बाद नागरहोल का। ये एक न्यूज है, कहाँ से निकल करके आ रही है? तमिलनाडु से निकल करके आ रही है। एक यहाँ के इंसान, इनका क्या नाम है? बद्री शेषाद्री। ये कौन है? तो ये पॉलिटिकल कमेंटेटर है, यानी राजनीतिक बयान देते हैं। इन्होंने भी क्या किया? तो हमारे सीजीआई, ये कौन है सीजीआई? तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और कौन से नंबर के हैं ये भी बताएंगे। तो यहाँ पे सीजीआई को इन्होंने क्या किया? इनकी आलोचना की कि जो मणिपुर वायलेंस हो रहा है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर दी इन्होंने, सीजीआई की आलोचना कर दी। इस वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया है। आर्टिकल डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग की एक राय जानना चाहूंगा कि आप लोग को क्या लगता है, क्लास में मोबाइल अलाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग की क्या राय है? तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये आर्टिकल एक्चुअली इसी के आसपास घूमेगा। ये आर्टिकल है यूनेस्को द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023। इसको किसने जारी किया? तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल करके आता है, इसको जारी करने वाला कौन है? यूनेस्को है। तो हम आगे चल करके यूनेस्को के बारे में भी देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, क्या है, क्या करता है। तो इसके अलावा इस रिपोर्ट के बारे में ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के देखते हैं इसका महत्वपूर्ण बिंदु, इसके महत्वपूर्ण पक्ष क्या क्या है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो मोबाइल फोन है इनका स्टूडेंट की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, कुछ पॉजिटिव भी पड़ेगा, कुछ नेगेटिव भी पड़ेगा। तो वही दोनों चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा, पॉजिटिव या सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा। इसमें पहला पॉइंट है कि ईज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार करने में आसानी। अब इस चीज को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आप दुनिया के किसी भी कोने में अपने मोबाइल फोन उठाया, कॉल किया, सीधे मम्मी पापा से बात होगी। आप परेशान हैं, कॉल किया, सीधे अपने दोस्त से बात की, बात शेयर की, थोड़ा हल्का फील कर रहे हैं आप। तो ये चीज होगी कि संचार करने में आसानी होगी। उसके अलावा अश्योरेंस ऑफ चिल्ड्रन सेफ्टी, यानी बच्चों की सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि बच्चों की सुरक्षा हो जाती है। कैसे? मान लीजिए आपने अपने बच्चे को मोबाइल दिया, वो कहीं फंस गया है, कोई प्रॉब्लम में, तो वहाँ पे आप उसको मोबाइल के जरिए ट्रैक भी कर सकते हैं। दूसरी बात, वो आपको बता भी सकता है कि उसके साथ ये समस्या हो गई है, या
वो कहीं पे फंसा हुआ है और कोई बात है। इन्फॉर्मेशन इजिली एक्सेसिबल, यानी आपको सूचना आसानी से मिल जा रही है। अब आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे इस तरीके से, आपको कुछ भी नहीं पता, आप क्या करते हैं, तुरंत गूगल बाबा तो ही है। कुछ भी आपको, किसी को भी कुछ नहीं पता, तुरंत गूगल कर लो। अगर आपको कोई चीज़ भूल भी रही है, आपको रिवीजन की कमी है, तो अभी आप क्या करेंगे, सीधा गूगल बाबा। आप ये नहीं कहेंगे कि रुक के मैं थोड़ा देर सोचूं कि इसके बारे में क्या हो सकता है, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है। तुरंत गूगल कर लो, गूगल है ना, गूगल बता देगा सब। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे मिल जा रही है, आपको कहीं ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है। टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ बात क्या की जाए, अगर आप मोबाइल फोन का अच्छे से यूज कर रहे हैं ना, तो इससे बेहतरीन डिवाइस कोई हो ही नहीं सकती। आप क्या करें, आप यहाँ पे अलार्म लगा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि स्टॉप वॉच चालू करके मैंने कितना देर पढ़ाई की है, उसमें से कितना देर मैंने कहाँ यूज किया। आप नोट्स उसमें होता है, आपको जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे बना लीजिए। उसमें टारगेट करके एक सेक्शन आता है, आप वहाँ पे उसको कर दीजिए कि आपको ये रिमाइंडर रहता है कि याद दिलाता रहेगा कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, मुझे आज यहाँ पे जाना है, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा आप देखिए, जो यहाँ पे लेक्चर देख रहे हो, अभी तो मोबाइल फोन के जरिए देख रहे हैं ज़्यादातर लोग, तो ये सारे फायदे हैं इस मोबाइल फोन के। उसके अलावा रिड्यूस स्ट्रेस एंड अलाउ रिलैक्सेशन, यानी अगर आप थक गए हैं तो क्या करते हैं, यूट्यूब खोलिए या मोबाइल अपना देखते हैं, तो उसमें शॉर्ट वीडियो आप देखने लग जाते हैं। उसके अलावा कोई सॉन्ग सुन लिए, उसके अलावा कोई कॉमेडी वीडियो देख ली। लेकिन ये सारी चीज़ें एक लिमिट तक ही होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें लिमिट से ज़्यादा होती हैं, आपके कंट्रोल के बाहर होती है, तब ये आपकी लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। अरे यार, यहाँ मोहल्ले में एक आंटी है, उन्होंने क्या किया है, पशुपालन किया है। और पशुपालन में भी क्या पाल लिया भाई, तो बकरी। अब यार वो इतना चिल्लाती, इतना शोर करते, जब भी लेक्चर रिकॉर्ड करने बैठे, उन्हें पता नहीं किसी लोग को पता चल जाता है। जैसे मैं बोलना शुरू करूंगा, वैसे वो लोग भी बोलना शुरू कर देंगे। जैसे चुप होता हूँ, वैसे वो लोग भी चुप हो जाते हैं। आपको आवाज़ आ भी रही होगी, समझ ही नहीं आता कि क्या करें। आप देख रहे हैं, रूम चेंज करना पड़ेगा, किसी दूसरे एरिया में रूम लेना पड़ेगा। यार एकदम पक गया हूँ इन लोग से, मतलब इन्हीं लोग की वजह से कभी कभी तो लेक्चर और लेट हो जाता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है वेस्टेज ऑफ टाइम, यानी समय की बर्बादी। इसको आपसे अच्छा कौन समझ पाएगा। एक बार शॉर्ट वीडियो खोली नहीं कि फिर वो 2-2 3-3 घंटे चलती रहती है, क्लिप चलती रहती है, फिर मन ही नहीं करता उसको बंद करने का। हेल्थ रिस्क। अब हेल्थ रिस्क कैसे आप देखेंगे, इसमें से रेडिएशन भी निकलती है। उसके अलावा जब आप लगातार मोबाइल यूज करते हैं, तो मेंटली आप कमजोर होते जाते हैं, क्योंकि आपके सोचने समझने की क्षमता कम होती जाती है। इस वजह से आपके मेंटल और फिजिकल दोनों स्टेटस पर असर पड़ता है। और यहाँ पे यही बात की जा रही है, मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर। एक्सपोज स्टूडेंट टू इन एप्रोप्रिएट कंटेंट। अब जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे कंटेंट आ जाते हैं, आप देखें कुछ ऐसे ऐड आते हैं जो मतलब ऐसे अचानक से आ जाते हैं। फिर उसको क्या होता है यार, ऐसे ऐड रहते हैं कि अगर कोई और रहता साथ में, अगर कोई और देखे, तो फिर शर्मिंदगी महसूस होती है। या कुछ ऐसे कंटेंट निकल करके आते हैं जिसमें गाली गलौज की जाती है या अन्य तरीके की चीजें की जाती है, तो वो सारी बहुत सारी निगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि 5 नुकसानदायक परिणाम होते हैं मोबाइल फोन के, किसके, तो बच्चों के ऊपर। और आजकल ये तो ट्रेंड हो गया, बच्चा रो रहा है, मतलब 6 महीने का बच्चा रो रहा है, मोबाइल दिखा दो। 1 साल का बच्चा रो रहा है, मोबाइल दिखा दो। बच्चा जिद कर रहा है, मोबाइल दे दो। 2 साल की बच्ची हैं, 3 साल के बच्चे हैं, उनको क्या कर दो, मोबाइल दे दो। मोबाइल के लिए तभी से पकड़ा दो, कभी उसके हाथ में पेन नहीं देंगे, बुक नहीं देंगे कि बेबी चुप हो जाए, इससे खेल ले, नहीं, मोबाइल दे दो ना। मोबाइल में तोता तोता एक सॉन्ग है, कालिया है, डोरेमोन, ये सारी चीज़ आप दिखाएंगे, लेकिन कभी ये नहीं बताएं कि पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें दी जाए, पेन दी जाए उसके हाथ में, बुक दी जाए। ये सारी चीज़ें आप कभी नहीं सोचेंगे। बच्चा कुछ भी कर रहा है, बच्चा रो रहा है, थोड़ा सा भी जिद किया बच्चा, तुरंत दे दो मोबाइल। उसको संभालने की कोशिश नहीं करेंगे कि उसको बाहर घुमा टहला लाएं, उसको किसी और तरीके से मन बहलाएं, नहीं। पहले क्या होता था, देखेंगे आप, पहले के बाप ऐसे घोड़ा बन जाते थे और ऊपर मतलब ऐसे घुटने के बल बैठ कर फिर ऊपर अपने बच्चे को बिठा लेते थे। घोड़ा बनने का मतलब वो नहीं। तो यहाँ पे वही बात की जाए। अब यहाँ पे आप सोचिए, बच्चों का क्या होता है, आजकल का टाइम ऐसा हो गया कि जो 2 साल का 4 साल का बच्चा, वो भी मोबाइल चलाना जाने, उसको पता है कि लॉक क्या होता है, अनलॉक क्या होता है, व्हाट्सअप क्या है, फेसबुक क्या है, ये सारी चीज़ उसको पता है। और आजकल तो इंस्टाग्राम, इसने तो भाई पूरी मार्केट ही छा रखी है। मतलब जिनको ये भी नहीं पता है कि इंस्टाग्राम की स्पेलिंग क्या, वो भी इंस्टाग्राम चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे 5 इम्पैक्ट ऐसे हैं जो नेगेटिव, उसके बारे में बात की जा रही है। पहला क्या, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी आपको एकाग्रता में कमी हो जाएगी। इस चीज़ को आप भी देख पा रहे होंगे कि जब आप पढ़ने बैठते हैं, ध्यान कहाँ रहता है, मोबाइल में। यार व्हाट्सअप एक बार चेक कर लूँ क्या, किसी का मैसेज आया है क्या, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, तुरंत मोबाइल उठा के हाथ में देखने लग जाएंगे। यार एक बार अच्छा, पढ़ने से पहले 2 मिनट में क्या करता हूँ, इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, रील देख लेता हूँ, फिर मन फ्रेश रहेगा, फिर अच्छे से लगेगा। और वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है। स्ट्रेस। और फिर जब ऐसा करते हैं आप लोग, उसके बाद क्या होता है, फिर माइंड पे स्ट्रेस पड़ना शुरू होता है। यार 2 मिनट सोचा था, 2 घंटे हो गया, अभी पढ़ाई भी नहीं हुई है, आधा दिन निकल गया है, ये करना है, वो करना है, कैसे टारगेट कंप्लीट होगा, फिर स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं। और यहाँ पे विजन को भी अफेक्ट करता है। अब इस चीज़ को आप भी देख पा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है, गूगल बाबा कर लो। भले से आपको वो चीज़ पता थी, आपने याद की थी, आप ध्यान से फिसल रहे थे क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया, लेकिन आप क्या करेंगे, माइंड में है ये चीज़ लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा, आप क्या करेंगे, अरे यार छोड़ना, क्यों इतना परेशान हो रहा, गूगल कर लेना, गूगल है ना, सब बता देगा। स्लीप डिसऑर्डर। अब ये चीज़ तो भाई देखेंगे, बहुत सारे लोग भूत बन चुके हैं मोबाइल के चक्कर में। मतलब सुबह तक 3-3 4-4 बजे तक वो पबजी खेलते रहते हैं, इंस्टाग्राम चलाएंगे, और अगर कोई नया नया मिल गया तो फिर तो भाई दिन रात क्या सब एक बराबर है। खाना पीना सारी चीज़ें छोड़ करके क्या करते हैं, सीधा सिर्फ वही इंस्टाग्राम, पबजी, और पता नहीं कौन कौन सा गेम, तो वो सारी चीज़ें। पबजी तो खेलना मत यार कभी, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ना, तो इन सारी चीज़ों में कभी मत फंसो।
आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे मोबाइल फ़ोन का कितना यूज़ करना है, कब करना है, कैसे करना है। अगर ये आपको पता है, तो आप बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में हैं। अच्छा, मुझे एक केस याद है, ये मोहल्ले में एक लड़का था वो क्या हुआ, मतलब पबजी का इतना ज़्यादा दीवाना था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो रात में सो रहा था, तो उसके साथ ये घटना है, वो सपने में चिल्ला रहा है, "मारो, मारो, भाग रहा है, अबे पकड़ो उसको, मारो, भाग रहा है।" जब सब लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ, तो कह रहा सपना देख रहा था, पबजी खेल रहा था। मतलब इसका किस लेवल पर इम्पैक्ट पड़ा, आप ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो साइबर बुलिंग। ये तो बहुत ही खतरनाक हालत है, मतलब बहुत ही बुरी हालत है। क्या होता है, आपने कोई पिक्चर अपलोड की, खास करके महिलाओं के साथ होता है, ऐसा नहीं कि पुरुषों के साथ नहीं होता, लेकिन खास करके महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है। उन्होंने कोई पिक्चर अपलोड किया, अब उसका क्या करते हैं, फेस कटिंग करते हैं, उसके बाद ले जाकर के किसी न्यूड पिक्चर पे लगा देते हैं, किसी वीडियो में उसको जा करके एडिट कर देते हैं। तो इस तरीके से उनके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और फिर क्या होता है, फिर इसको परेशान करना शुरू करते हैं, ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। और आप देखेंगे बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि अगर किसी लड़की का नाम, बस वो भले से पीछे कोई और लड़का ही चला रहा हो आईडी, लेकिन अगर किसी लड़के का नाम वहाँ पे जा करके क्या कमेंट करेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, प्लीज़ प्लीज़ करे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देखें साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आती हैं। अगर आप किसी लड़की को या किसी को भी अगर आप परेशान कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ये साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे देखते हैं जो वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 है, इसका मुख्य पहलू क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो इस रिपोर्ट ने भी यही कहा है कि जो स्कूल है यहाँ पे स्मार्टफोन को बैन कर देना चाहिए। इस बात का समर्थन किया इस रिपोर्ट ने। उसके अलावा इस रिपोर्ट ने क्या बताया है कि यहाँ पे एक रिसर्च की गई थी, उसमें ये पता चला है कि जो डिजिटल उत्पाद हैं, यानी डिजिटल सेवाएं, जैसे मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, ये सारी चीज़ों के यूज करने से कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपकी शिक्षा पर, बल्कि कभी कभी तो ये भी देखा गया कि निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्रौद्योगिकी एकीकरण से सीखने में सुधार नहीं होता है। टेक्नोलॉजी जो है, आप मोबाइल का यूज करेंगे क्लास में, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, उसमें कोई सुधार नहीं होने वाला है, उल्टा आपको क्या करेगा, तो डिस्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे छात्रों का ध्यान भटकाएगा। और यहाँ पे क्या होता जा रहा है कि अभी भी एक देश ऐसा है प्रत्येक 4 देश में से, यानी अगर 4 देश को आप ले जाए तो उसमें से एक देश ही ऐसा है जो अपने स्कूलों में स्मार्टफोन को बैन किया है। रिपोर्ट में 2 से 17 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं के एक अध्ययन का हवाला दिया गया है। कितने वर्ष के, तो 2 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष के बीच जो स्टूडेंट है, उनके ऊपर ये रिसर्च किया गया था, जिसमें पता चला कि अधिक स्क्रीन समय खराब स्वास्थ्य से जुड़ा था। यानी आप अगर लगातार मोबाइल देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके आंख पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके माइंड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस चीजें तो आपको नजर आ ही रही होंगी। कम जिज्ञासा, आत्मनियंत्रण और भावनात्मक स्थिरता, उच्च चिंता और अवसाद का निदान, यानी ये सारी चीजें आपको देखने की मिलेंगी। क्यूरियोसिटी आपकी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि आप दिन भर उसी में पड़े तो आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। जो वो बता रहा है, जो वो दिखा रहा है, आप वही देख रहे हैं, वही जान रहे हैं, उसके अलावा आपको कुछ पता ही नहीं। आप समाज से जुड़ ही नहीं रहे, तो कहाँ से ये सारी चीजें देखेंगे। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आप अकेले रहना शुरू कर देते हैं। जब मोबाइल की लत लग जाएगी, तो आपको कोई और अच्छा नहीं लगेगा। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं कि यार मुझसे तो कोई बोल ही नहीं रहा है, सामाजिक यहाँ पे प्रभाव कोई नहीं पड़ रहा है मेरे ऊपर, ना मैं कुछ समाज को दे पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया यार, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो रिपोर्ट है ये कह रही है, जो बुनियादी स्तर पर शिक्षा दी जाती है, यानी शुरुआती शिक्षा जो आपकी होती है, उसमें क्या होगा, अगर डिजिटली हम यूज करेंगे तो उसका लागत बहुत ज्यादा होगा। उसके अलावा जो कम आय वाले देश है, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और इस तरीके से असमानता बढ़ेगी। जैसे आप एक तरफ यूएसए को लीजिए और एक तरफ बांग्लादेश को लीजिए या श्रीलंका को लीजिए, तो आप सोचिए यहाँ पे इनके पास क्या, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास पैसे, चाहे तो बुनियादी लेवल पर, चाहे तो किसी भी लेवल पर यहाँ पे एजुकेशन में अच्छे लेवल पे टेक्नोलॉजी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे श्रीलंका को सोचिए, इनको खाने को नहीं हट रहा है, ये दिवालिया हो चुके हैं। अब ये किस लेवल पर शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, किस लेवल पर यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इम्पैक्ट डालेंगे। उसके अलावा क्या होगा, तो एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है वो क्या कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्या है, तो एसडीजी 4 जो है वो क्या कहता है, क्वालिटी एजुकेशन, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको मिलनी चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगे तो ये चीजें कम हो जाएंगी, इस पे हम लोग व्यय कम कर पाएंगे, चीज बताई जा रही है इस रिपोर्ट में। उसके अलावा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो मोबाइल फोन के यूज को लेकर के, तो एक मुद्दा ये बना रहता है हमेशा प्राइवेसी का। प्राइवेसी का मुद्दा हमेशा खतरे में रहता है। एक चीज तो आप जान लीजिए, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो आपकी प्राइवेसी तो गई, क्योंकि आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप निगरानी में ना हो। हाँ, ये बात अलग है कि वहां पे इनक्रिप्टेड हो, डिस्क्रिप्टेड हो, वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्राइवेसी कुछ नहीं है, आपको ट्रैक किया जा रहा है। आप हमेशा ये पता है कि आप कहाँ पे रहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पे आपकी रिकॉर्ड होती हैं। कि अगर ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पे आप सोच के देखें ना कि आपके मोबाइल फोन को कैसे पता कि आपने क्या पासवर्ड डाला था। अगर वो याद नहीं रखते हैं, मान लीजिए किसी ने 1234 डाला, सॉरी 1234 पासवर्ड डाला, अब अगर ये मोबाइल को याद ही नहीं रहता, अगर वो ट्रैक नहीं करते, तो फिर दोबारा से आप अगर 125 डाल देते तो वो ले लेते, लेकिन वहाँ पे क्या बताता है, रॉन्ग पासवर्ड। इसका मतलब उसको याद है, रॉन्ग तभी बताएगा ना जब उसको याद रहेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपने कोई चीज एक बार ऑनलाइन सर्च कर ली, तो फिर उसी चीज का आपको ऐड देता रहेगा बार बार। तो कैसे, बिना आपका डेटा एनालिसिस किए, बिना आपके बारे में जानकारी इकट्ठा किए ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे यही बताया कि जो गोपनीयता का मुद्दा है, प्राइवेसी का मुद्दा, ये भी हमेशा खतरे में बना रहता है इसकी वजह से। और यहाँ पे हमारे इंडिया में आर्टिकल 21 के तहत प्राइवेसी क्या है, तो एक फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है आप सबका। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है अभी भी केवल 16% देश ही ऐसे हैं
जो कानून द्वारा शिक्षा में डेटा गोपनीयता की स्पष्ट गारंटी देते हैं, यानी 16% देश ऐसे हैं जो अब जिनके यहाँ पे एक कानून है कि जो शिक्षा का माध्यम वहाँ पे गोपनीयता या प्राइवेसी को कानूनी रूप दिया गया हो। सिफारिश क्या की गई इस रिपोर्ट में आगे क्या बताएगी कि क्या करना चाहिए लोगों को। तो आप ये बताइए कि स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उसके अलावा प्रौद्योगिकी के कारण से सीखने में सुधार नहीं होता या छात्रों की भलाई खराब होती है। नेक्स्ट क्या बताएगा, तो अत्यधिक स्क्रीनिंग समय क्या करता है, बच्चों के खराब स्वास्थ्य, कम जिज्ञासा, आत्मनियंत्रण, भावनात्मक स्थिरता और उच्च चिंता और अवसाद से जोड़ा गया है। बच्चों की जानकारी की सुरक्षा के लिए डेटा गोपनीयता कानूनों की वकालत करते हैं। तो ये सारी चीजें बताई गई इस रिपोर्ट में, इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं यूनेस्को के बारे में। इसका पूरा नाम क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे, पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय। ये किस लिए काम करता है, तो ये शांति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, यानी ये क्षेत्रों में काम करता है। इसके कितने सदस्य देश हैं, तो 195 सदस्य देश हैं। ये 5 प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। अब इसमें कौन से इसके कार्यक्रम में प्रमुख, तो पहला हो गया शिक्षा, दूसरा हो गया प्राकृतिक विज्ञान, तीसरा है सामाजिक और मानव विज्ञान, चौथा क्या संस्कृति और पांचवा क्या संचार और सूचना। इसका आदर्श वाक्य है, पुरुषों और महिलाओं के मन में शांति का निर्माण करना। अब यूनेस्को के 3 सदस्य देश ऐसे भी हैं जो यूएन के सदस्य नहीं है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि यूनेस्को के सदस्य तो है लेकिन यूएन में इनकी सदस्यता नहीं है। ये कौन कौन से, तो कुक आइलैंड्स हो गया, न्यू हो गया और फिलिस्तीन, ये 3 देश ऐसे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपसे कभी स्टेटमेंट देकर के ये पूछ ले कि यहाँ पे कुछ ऐसे सदस्य हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो यूनेस्को के तो सदस्य हैं लेकिन यूएन के सदस्य नहीं हो सकता, आपसे स्टेटमेंट पूछ ले, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। यूनेस्को द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और उसके द्वारा कौन कौन सी पहल चलाई गई, तो उसके बारे में हम देखेंगे। पहले रिपोर्ट के द्वारा कौन प्रस्तुत की जाती है, तो वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। उसके अलावा ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो लिंग समानता सूचकांक, ये 2 रिपोर्ट ये जारी करता है। इसको यहाँ पे वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट से कंफ्यूज नहीं करना आपको, वो दूसरी है, उसको कोई और जारी करता है। उसको कौन जारी करता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हालांकि मैंने लिख दिया पर आप वहाँ पे देख लेंगे, देखेंगे नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं यूनेस्को की प्रमुख पहल कौन कौन सी है, तो ये है मनुष्य और जीवमंडल कार्यक्रम, इसको मैप भी बोलते हैं। उसके अलावा विश्व विरासत कार्यक्रम, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, रचनात्मक शहरों का नेटवर्क, खतरे में विश्व भाषाओं का एटलस। तो ये सारी पहल है किसको, यूनेस्को की, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आजकल बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो मृदा प्रदूषण के बारे में बात कर रहा है। और मृदा प्रदूषण, इसका मतलब आप कह सकते हैं लगातार सीधा सीधा बात की जा रही है कि आपके जीवन पर खतरा। क्यों, क्योंकि आपकी जो फसल उगाई जाती है वो कहाँ पे उगाई जाती है, मृदा में। पेड़ पौधे कहाँ पे हैं, तो मृदा में। अब यहाँ से ये सारी चीजें उगती हैं, यहीं से सारी चीजें, आप कॉफी चाय जो भी है सब सारी चीजें मृदा में उगती हैं। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। तो यहाँ से अगर मृदा ही सही नहीं रहेगी, वहाँ पे ये पोल्यूशन रहेगा, वहाँ पे ये प्रदूषण रहेगा, तो क्या होगा, जाहिर सी बात उसका इम्पैक्ट मानव स्वास्थ्य पर पड़ेगा और अंततः कहाँ पे पड़ेगा, तो हमारे ग्रह पर पड़ेगा। तो वही सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी इस आर्टिकल में। आइए देखते हैं इसके बारे में भी। प्रदूषण के प्रमुख अवयव कौन कौन से, तो पहला हो गया पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, दूसरा क्या हो गया, तो पॉलीक्लिक हो गया, तीसरा क्या है, सीसा यानी लीड जिसको बोलते हैं पीवी। उसके अलावा कौन सा, तो भारी धातुएं हो गई। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे आर्टिकल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है वो कौन कौन से लेवल पर कैसे कैसे इंपैक्ट डालता है, कैसे कैसे मृदा को प्रदूषित करता है। तो पहला क्या होगा, पेट्रोलियम को जब आप उसका एक्सप्लोरेशन करते हैं, जब उसके बारे में देखते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं कि कहाँ पे उसका निष्कर्षण करते हैं, तब उसके अलावा जो इससे स्लैग निकलता है, यानी जो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो अपव्यय होता है, वेस्ट जो होता है उससे। अब ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है उसमें उच्च कार्बन क्षमता पाई जाती है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, रिस्क करके जमीन के अंदर चले जाते हैं, फिर क्या करते हैं, मृदा को प्रदूषित करते हैं। उसके अलावा वेस्ट वाटर फ्रॉम ऑयल एक्सट्रैक्शन, यानी अब यहाँ पे जो इसका जल का प्रयोग किया गया था ऑयल को निकालने के लिए, तेल को निकालने के लिए, उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग धरती पे तो बहाते हैं, फिर क्या होता है, धीरे धीरे जमीन सोखती है उसको, फिर उससे भी जमीन प्रदूषित होती है, यानी मृदा प्रदूषण होता है। उसके अलावा ऑयल स्पिल, अब देखेंगे जैसे समुद्र में कई बार ये घटनाएं होती हैं कि वहाँ पे तेल रिसाव हो जाता है, जैसे टैंकर में तेल आ रहा है तो तेल रिसाव हो जाता है, फिर उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। उसके अलावा क्या बात की जा रही है, उसके अलावा ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो गया, यानी परिवहन वाले जो क्षेत्र, जैसे मान लीजिए आपका ट्रक हो गया, बस हो गया, इस तरीके के जो क्षेत्र हो गया ऑटोमोबाइल का, उस उनसे भी निकल करके यहाँ कहाँ पे जाता है, तो मृदा में ही जाता है। उसके अलावा अदर पॉल्यूशन हो गया, जैसे कृषि का आप देख सकते हैं छिड़काव जो करते हैं यहाँ पे कीटनाशकों का, तो वो सारी चीजें यहाँ पे इम्पैक्ट डालते हैं मृदा प्रदूषण को लेकर के। यहाँ पे बात की जा रही है कि एक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे एक अध्ययन किया गया, तो उसमें क्या बताया गया, तो 8.3 मिलियन लोग एनुअली यानी वार्षिक रूप से किसकी वजह से मरते हैं, तो पॉल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से। हालांकि यहाँ पे ये नहीं बताया कि सिर्फ मृदा प्रदूषण, यहाँ पे प्रदूषण के अंतर्गत मृदा हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, और यहाँ पे रेडियो कार्बन हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, ये सारी चीजें जोड़ करके बताया जा रहा है कि लगभग कितना, तो 8.3 मिलियन लोग प्रत्येक वर्ष मरते हैं किसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से। सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो आप देखेंगे इंडिया में 2.33 मिलियन। उसके अलावा फिर कौन सा था, तो चाइना 1.87 मिलियन। उसके अलावा नाइजीरिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे देशों की संख्या दी गई, कौन से देश में कितना ये संख्या है।
अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो मृदा प्रदूषण हो रहा है वो अंततः क्या करता है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। क्यों? क्योंकि मृदा में जो जहरीली भारी धातुएं जाती हैं, जैसे क्या हो गया, पीबी हो गया यानी कि लेड, उसके अलावा कैडमियम हो गया, तो ये सारे मानव स्वास्थ्य पर तो प्रभाव डालती हैं, उसके अलावा खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित करती हैं। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इनको दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी तो आई है, जैसे कि उसमें से क्या है, उसमें एक है फाइटो रेमेडिएशन। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी आती है, इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, उनकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे क्या, पहले तो ये महंगी है, दूसरा क्या है, तो ये समय भी लेती हैं, तीसरा क्या बताया जा रहा है कि ये खुद भी नकारात्मक प्रभाव डालती है किसी किसी केस में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। अब यहाँ से मिट्टी जो है, यानी जो मृदा का प्रदूषण है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हाइपर एक्यूमुलेटर पौधों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारे टर्म क्या है, बायो फाइटो रेमिडिएशन क्या है, और यहाँ पे हाइपर एक्यूमुलेटर पौधे क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम आगे चल करके देखेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है हाइपर एक्यूमुलेटर पौधों के बारे में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं अति संचायक पौधे। ये पौधे क्या करते हैं, तो जो मिट्टी में प्रदूषण हो गया है, जो यहाँ पे भारी धातुएं पाई जाती हैं, उनको क्या करते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं, उनको सोख लेते हैं, और ये कई हजार गुना अधिक सोखते हैं नॉर्मल पौधों की तुलना में। और फिर क्या करते हैं, मान लीजिए ये सोख लिए, उसको क्या करते हैं, इसको काट के फेंका जा सकता है। और यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जो ऐसे पौधे होते हैं, हाइपर एक्यूमुलेटर या अति संचायक पौधे जो होते हैं, ये क्या करते हैं, सामान्यतः ये आमतौर पर निकेल को ही जमा करते हैं, यानी निकेल को ही ये अवशोषित करते हैं। लेकिन ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं जहाँ पे निकेल, कोबाल्ट और कुछ मामलों में मैग्नीज अधिक मात्रा में पाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लॉट है, यहाँ पे कोबाल्ट, निकेल और यहाँ पे अधिक मात्रा में मैग्नीज भी पाया जाए, तो यहाँ पे ये पौधे पाए जाते हैं अति संचायक पौधे। इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि जो मिट्टी में प्रदूषण हो गया है उसको सोख लें, उसको धीरे धीरे खत्म कर दें। और ये कहाँ, तीन तरीके के होते हैं, जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से एलिक्सम प्रजाति के पौधे। दूसरा क्या, ब्राजील, क्यूबा, न्यू कैलिडोनिया। यहाँ पे फ्रांसीसी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय उपज। तीसरा कौन सा क्षेत्र है, तो दक्षिण पूर्व एशिया, मुख्य रूप से फिलेंथस जीनस के पौधे। कभी कभी तेज तेज बोलने के चक्कर में ये हो जाता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि फाइटो रेमिडिएशन के लिए जो अति संचायक पौधे हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई प्लॉट है और ये जो मिट्टी है यहाँ की प्रदूषित है, यहाँ पे प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पौधा लाएंगे, इसको क्या करेंगे, इस पौधे को यहाँ पे लगा देंगे। अब ये पौधा क्या करेगा, तो यहाँ पे जितना भी यहाँ प्रदूषण इकट्ठा हुआ है, जितने भी भारी धातुएं या और भी अन्य चीजें इकट्ठी हुई हैं, उसको क्या करेगा, ये पौधा सोख लेगा। पौधे का कौन कौन सा भाग सोखेगा, तो इसका जड़ होगा, तना हो गया, उसके अलावा यहाँ पे पत्ती, ये सारे भाग पौधे के यहाँ पे प्रदूषण सोख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पौधे को यहाँ से काट देंगे, उसके अलावा उसका निपटान कर देंगे। तो इस तरीके से काम करता है। और कौन कौन सी चीजों को ये सोखता है, तो यहाँ पे चांदी हो गया, कैडमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम, तांबा, पारा, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकल, सीसा और जस्ता जैसी धातुओं को, उसके अलावा आर्सेनिक और सेलियम जैसे मेटोलाइट, और कुछ रेडियो न्यूक्लाइड जैसे और बोरॉन जैसे गैर धातु यानी अधातुओं को भी ये अवशोषित करता है, इनको भी ये हटाता है प्रदूषण से। लेकिन चयापचय टूटने के कारण इसका उपयोग जमीन से कार्बनिक प्रदूषकों को हटाने के लिए नहीं किया जा सकता। ये चयापचय क्या, इसको भी हम अगले स्लाइड में समझेंगे। चयापचय था, उसको दो तरीके से बांटा जा सकता है, एक होता है उपचय और एक होता है अपचय। तो उपचय क्या करता है, ये बढ़ने और निर्माण के लिए ऊर्जा को यूज करता है, यानी इसको क्या चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए ताकि ये क्या करे, बढ़े और यहाँ पे क्या करे, इसका निर्माण करे। और यहाँ पे दूसरा क्या है, तो ये होता है अपचय, इसको क्या चाहिए, तो इसको टूटने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है। यानी एक होता है जो बनाता है, एक जो होता है वो विनाश करता है। अब इस चीज को आप ऐसे रिलेट करें, जैसे हमारी बॉडी है, आपने फैक्ट सुना होगा कि हमारी बॉडी में कोशिकाएं हमेशा टूटती बनती रहती हैं। तो जो कोशिका को बनाने का काम करते हैं, वो उन क्रियाओं को क्या कहा जाता है, उन क्रियाओं को उपचय कहा जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए एनर्जी या ऊर्जा का यूज करते हैं। और जो कोशिकाओं को तोड़ने वाली क्रिया होती है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अपचय कहा जाता है। और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है, यानी ये तोड़ने के लिए ऊर्जा का यूज करता है और ये जोड़ने के लिए यूज करता है, और इन दोनों को मिला करके ही हम क्या कहते हैं, तो चयापचय कहते हैं। ये चयापचय प्रक्रिया सभी जीवों में ऊर्जा उत्पादन और कोशिकाओं की मरम्मत जैसे काम करने के लिए एक साथ काम करती हैं। और ये दोनों जो क्रियाएं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग काम करती हैं, मतलब दोनों लगातार चलती रहती हैं। जैसे हमारा दिल लगातार धड़कता है, तो दोनों क्रियाएं एक साथ पैरेलल समानांतर दोनों क्रियाएं लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं कि एक सेकंड ये काम करेगा तो एक सेकंड ये काम करेगा, दोनों एक साथ ही काम करेंगे, तभी हम लोग जीवित हैं और तभी यहाँ पे कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, कोशिकाएं टूट रही हैं, विभाजन हो रहा है उनका। अब यहाँ पे हम देखते हैं हाइपर एक्यूमुलेटर के साथ फाइटो रेमिडिएशन के लाभ क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं। अगर आपसे कभी स्टेटमेंट देकर के पूछ ले कि इसके फायदे कौन कौन से, तो उसके बारे में देखना यहाँ पे जरूरी है। इसका पहला फायदा है कि लागत प्रभावी है। इसमें क्या करना है, तो इसमें मान लीजिए आप पौधे लेकर के, वो भी उसकी जो लागत लगे, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे मिट्टी को साफ करना, उसमें जो लागत लगे, फिर पौधा आपने लगा दिया, फिर तो कोई लागत लगनी नहीं है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, तो इसमें किसी विशेष तकनीक की जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है, मतलब यहाँ पे विशेषज्ञता नहीं चाहिए आपको। आप पौधे लेकर के बस आपको ये देखना है कि स्थानीय लेवल पर कौन सा पौधा सही रहेगा, आप वहां से पूछ लीजिए। आप यहाँ पे जो किसान ऐप बनाएगा वहां से भी आप सहायता ले सकते हैं। तो वहां से आप देख लीजिए कि स्थानीय लेवल पर कौन सा पौधा सही रहेगा, उसको ला करके आप लगा दिए, उसके लिए कोई विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। और फिर ये अपेक्षाकृत सरल विधि है, मतलब इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, पौधे लेकर के बस लगाना है। उसके अलावा क्या करना है, फिर कहीं से आपको बाहरी ऊर्जा भी नहीं देनी है, यानी आपको जनरेटर नहीं चलाना है, विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पौधे क्या करते हैं, तो सौर से रोशनी लेते हैं, सूर्य ऊर्जा से रोशनी लेते हैं। तो ये अपना काम करते रहेंगे, बस थोड़े टाइम तक आपको ध्यान रखना है कि कोई इसको तोड़े नहीं, कोई फेंके नहीं।
और यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी देना है, उससे ज़्यादा कोई आपका यहाँ पे यूज है नहीं। ये मिट्टी को कार्बनिक पदार्थों और सूक्ष्म जीवों से समृद्ध कर देता है, जो इसके रासायनिक और जैविक गुणों की रक्षा कर सकते हैं, यानी इसकी उत्पादकता भी बढ़ाता है मिट्टी की। कैसे? तो यहाँ पे सूक्ष्म जीव का उत्पादन करता है, यहाँ पे उसके अलावा कार्बनिक पदार्थ भी इसको अवेलेबल करवा देता है मिट्टी को। इससे क्या होता है? तो इसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। जबकि पौधे बढ़ रहे हैं और जहरीली भारी धातुओं को जमा कर रहे हैं, मतलब ये पौधे जब बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, जो प्लॉट था वहां से जो भारी जहरीली धातुएं जैसे कि पीबी हो गया, लेड, उसके अलावा कैडमियम, इसको जमा तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं, आप सभी को पता है कि जो मिट्टी का कटाव तो उसको रोकने के लिए एक तरीका बताया जाता है कि पौधों को लगाया जाए। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो मिट्टी और पानी का बहाव उसको रोकने के लिए हम पौधे जो लगा रहे हैं, ये भी इसके काम आ जाएगा। तो इस तरीके से मिट्टी का जो क्षरण होता है, अपरदन होता है, उसको रोकने के भी काम आ जाएगा। इसके नुकसान क्या है इस तकनीक के? तो पहली बात तो ये है कि बहुत धीमी और समय लेने वाली प्रक्रिया। आप देखेंगे पौधा लेकर के आए तो ऐसा तो है नहीं कि 10 ही दिन में हो गया तैयार, जबकि और टेक्नोलॉजी देखेंगे तो 10 सेकंड में, 10 मिनट में ही सारे प्रदूषण को सोख लेता है। और यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 10 साल का समय लग जाता है पौधे बड़े होने में, और जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक आपको क्या करना है, उसको बचाना है कि कोई बकरा बकरी ना खा जाए, कोई जानवर ना खा जाए। जैसे यहाँ पे एक बकरा बहुत चिल्ला रहा है, बहुत दिमाग खराब कर दिया, रूम चेंज करना पड़ेगा इस इलाके से। और यहाँ पे फिर क्या होता है, दूसरा पॉइंट, जैसे मान लीजिए कोई आकर के बच्चे मस्ती मस्ती में तोड़ ना दे, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे बड़ा होने में समय लगेगा, उसको जब बड़ा होगा समय लगेगा, वहाँ पे अवशोषित करें, उसके बाद इसको काट सकते हैं। और जब तक हम इसको काटेंगे नहीं, वहाँ से हटाएंगे नहीं, तब तक हम उस जमीन का, उस चीज़ का, उस प्लॉट का किसी और तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। यानी ना हम वहाँ पे जानवर चरा सकते हैं, ना वहाँ पे हम कोई चीज़ उत्पादन कर सकते हैं, ना घर बनवा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो जमीन जो है रिजर्व हो जाएगी, जब तक कि वहाँ से प्रदूषण हटाने के लिए हम उस पौधे को वहाँ पे रखेंगे। उसके अलावा क्या किया जा रहा है, उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे वैज्ञानिक लोग ये भी बता रहे हैं कि इस पौधे को चुनते समय में स्थानीयता का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आप इस तरीके का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये विदेशी आक्रामक प्रजाति की कैटेगरी में आ जाएगा, और फिर जो स्थानीय लेवल पर पौधे उगते हैं, पेड़ उगते हैं, उनका क्या करेगा, उनको भी खात्मा कर देगा। जैसे आप देखेंगे जो यूकेलिप्टस है, उसने क्या किया था, तो आसपास उगने वाले पौधे को समाप्त कर दिया था। यूकेलिप्टस को ही क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आतंकवादी पौधा, इसी वजह से, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत ज्यादा पानी सोखता है जमीन से। इसकी वजह से जो उसके आसपास के क्षेत्र है वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है और पौधे सही तरीके से वृद्धि नहीं कर पाते। तो इस तरीके से अगर हम सावधानीपूर्वक इसका चयन नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी वो समस्या निकल करके आ सकती है, और इसकी वजह से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। फिर जो आसपास के पेड़ पौधे हैं, जीव जानवर, उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कि मृदा प्रदूषक क्या है, मतलब आप किसको कहेंगे कि प्रदूषण करता है, प्रदूषक है ये? तो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज देखिए, जो ये मान लीजिए प्लॉट है, अगर यहाँ पे कोई भी चीज प्राकृतिक स्तर से अधिक पाई जा रही है, मान लीजिए प्रकृति ने ये कहा है कि नाइट्रोजन 10% पाई जानी चाहिए, ये इसका रूल है, अन्यथा ये खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन क्या पाया जा रहा है, 20% पाया जा रहा है, उसके बाद क्या कर रही है, मानव स्वास्थ्य पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसको क्या कहेंगे आप, प्रदूषक या संदूषक कहेंगे। तो इस तरीके से प्राकृतिक स्तर से अधिक पाए जाने वाले कोई भी पदार्थ जो मानव स्वास्थ्य पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले या किसी भी तरीके से ग्रह पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, उसको क्या कहा जाता है, प्रदूषक कहा जाता है। अब जिस इसके एग्जांपल के लिए किसको दिया गया, तो आर्सेनिक को दिया गया। उसके अलावा क्या होता है, तो पीबी यानी कि लेड होता है। इसका प्रयोग क्या किया जा रहा था, तो इसका प्रयोग गैसोलीन में किया जा रहा था 1989 तक। गैसोलीन एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी ईंधन के रूप में, क्योंकि इसमें क्या किया जाता था, तो पीबी का यूज किया जाता था। ये क्या करते थे, तो ये अंततः प्रदूषण उत्पन्न करते थे। तो ये सारी चीजें बताई गई।